नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। ये नगरीय बस्तियों वाला वीडियो है। इससे पहले मैंने आपके लिए ग्रामीण बस्ती का भी वीडियो बना दी है। आपकी किताब भारत, लोग और अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी जो 12th क्लास की ज्योग्राफी है, उसमें चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, मानव बस्तियाँ। अच्छा, ऐसा ही चैप्टर आपको मानव भूगोल के सिद्धांत में भी पढ़ने पड़ता है, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है मानव बस्ती भारत, लोग और अर्थव्यवस्था वाले बुक में, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है कि भारत में किस तरह की ग्रामीण बस्तियां होती है और भारत में किस तरह की नगरीय बस्तियां होती है। तो ग्रामीण बस्ती की तो वीडियो मैंने बना दी है, उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे मुख्य रूप से ग्रामीण बस्ती की। तो ग्रामीण बस्ती के बारे में जब आप बात करते हैं, यानी कि बेसिकली आप शहरों के बारे में बात करते हैं, तो आपको एक बात याद रखना होता है कि ये आकार में बड़ी होती हैं, है ना। गांव से ये बड़ी होती हैं आकार में, आबादी में, है ना, एरिया में। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो ये कि यहाँ लोग, यानी कि शहरों के अंदर जो लोग होते हैं, वो या तो द्वितीयक कार्य कर रहे होते हैं या फिर तृतीयक कार्य कर रहे होते हैं। अब ये द्वितीयक और तृतीयक कार्य क्या है आपको पता है, आपने वीडियो पहले देख रखी है कि जो द्वितीयक कार्य है उसमें आ जाता है आपका विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ जाता है, फैक्ट्री आ जाता है आपका। तो इस सब में जो काम कर रहे होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन है, तो इन सब सेक्टर में जो काम कर रहे होते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र वाले होते हैं। तृतीयक क्षेत्र मतलब चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो टीचर हो सकता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में कोई काम कर रहा हो सकता है, या कोई बैंकिंग में काम कर रहा है, तो वो सब सेवा क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो वो तृतीयक कार्य हो जाते हैं। तो नगर में मुख्य रूप से लोग यही कर रहे होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको यह याद रखनी है कि भारत में नगरीय बस्तियों का विकास कैसे हुआ। विकास कैसे हुआ का मतलब ये है कि भारत में नगरीय बस्तियां, शहर उभर कर कैसे सामने आने लगे, उनका विकास कैसे हुआ है, वो विकसित कैसे हुई हैं। तो इतिहास अगर आप देखोगे भारत में शहरों का, तो बहुत पुराना है। भारत में नगरों का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ तक कि जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप बात करते हैं, जो आज से हजारों साल पुरानी है, तो उस समय भी आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर दिखाई दे जाएंगे। उनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। अब नगरों के विकास जो हुआ है, नगरी जो विकसित हुए हैं, उसी के आधार पे, उनके समय के आधार पे, यानी कि कौन से नगर कब उभर कर सामने आए, कब वो विकसित हुए हैं, इस आधार पे अगर हम देखें तो उनको हम 3 वर्गों में बांटते हैं। एक, पहला तो मध्यकालीन नगर या प्राचीन नगर, दूसरा मध्यकालीन नगर, और तीसरा आधुनिक नगर। प्राचीन नगर जाहिर सी बात है वो नगर होंगे जो बहुत पहले से अस्तित्व में होंगे, है ना, जिनका इतिहास हजारों साल पुराना होगा। मध्यकालीन नगर ये वो नगर हैं जो मुगलों के टाइम पे, राजे रजवाड़ों के टाइम पे विकसित हुए होंगे। और आधुनिक नगर वो नगर होंगे जो अंग्रेजों के समय में विकसित किए गए हैं। तो प्राचीन नगर के बारे में देख लीजिए क्या है। ये नगर 2000 वर्षों से भी पुराने हैं, मतलब 2000 साल से भी पुरानी जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उन नगरों को हम प्राचीन नगर कहते हैं। अधिकांशतः ये जो नगर हैं जिनको हम प्राचीन नगर कहते हैं, वो धार्मिक रूप से महत्व का केंद्र है। धार्मिक केंद्र, चाहे वो वाराणसी हो, और वाराणसी इसमें सबसे महत्वपूर्ण नगर है। वाराणसी बहुत पुराना शहर है, और आपको पता है वाराणसी जो है, बनारस कह लो आप, काशी कह लो आप, वो उसका धार्मिक महत्व कितना ज्यादा है। तो वहाँ मंदिर बहुत सारे हैं, है ना, वहाँ आपको घाट मिलेंगे बहुत सारे, तो उसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। तो ये जितने भी आप पुराने नगर आप देख लें, वो धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो प्राचीन नगर जैसे हम कहते हैं। इसके अलावा आप इलाहाबाद को भी इसमें जोड़ सकते हैं, जिसे पहले प्रयाग कहते थे, अब उसका दोबारा नाम बदल के जो है प्रयागराज हो चुका है। इसके अलावा पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहते थे, तो ये भी जो है प्राचीन नगर के ही हिस्से में आते हैं। इसके अलावा दूसरे टाइप के जो नगर है, दूसरा वर्ग जो है, दूसरा जो एक आप ग्रुप बना सकते हैं नगरों का, वो है मध्यकालीन नगर, जो मध्यकालीन समय में उभर कर सामने आए हैं, जो विकसित हुए हैं। वर्तमान में मध्यकालीन नगर जो जितने पुराने नगर हैं, वो उनकी संख्या लगभग 100 के आसपास है। मतलब 100 नगर आज के समय में ऐसे हैं जिनको हम मध्यकालीन नगर की श्रेणी में रख सकते हैं। इनका विकास दरअसल राज्य रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ, हेडक्वार्टर के रूप में हुआ, एक किले के रूप में हुआ, उनकी राजधानी के रूप में हुआ। ये ऐसे नगर थे जो मुगल के समय में या राजा रजवाड़ों के समय में, जो अलग अलग रियासतें थी, उनके राजधानी के रूप में जो है इनका विकास हुआ था। ये ऐसे शहर थे। इनको किला नगर भी कहते हैं। आप देखेंगे जितने भी अभी मैं नाम लूंगा मध्यकालीन नगरों के, वो सब जगह जो है वहाँ बड़े बड़े किले मौजूद हैं। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली एक मध्यकालीन नगर है जो मुख्य रूप से विकसित होता है या शहर बनता है, केंद्र बनता है शासन का
मुगलों के समय में या उससे आगे पीछे के समय में आप कह सकते हो, दिल्ली जो है एक शासन का एक केंद्र बन जाता है। चाहे वो हैदराबाद हो, जयपुर हो, लखनऊ हो, आगरा हो, ये सब जो है रियासतों के और अंपायर के यानी कि साम्राज्य के एक मुख्यालय के रूप में काम कर रहे थे, और ये सब मध्यकालीन नगर हैं, ये किला नगर भी कहलाते हैं। तीसरी जो इसमें श्रेणी है वो है आपकी आधुनिक नगर की। अब ये आधुनिक नगर, मॉडर्न जो शहर हैं, वो अंग्रेजों द्वारा बसाए गए हैं, मुख्य रूप से अंग्रेजों द्वारा विकसित किए गए हैं। हो सकता है वो पहले से भी मौजूद होंगे ही मौजूद, कोई भी क्षेत्र नया तो बनता नहीं है, पहले से मौजूद होता है, लेकिन उसका विकसित करना, उसको शहर के तौर पे विकसित करना, जो ऐसे शहर थे जिनको अंग्रेजों ने विकसित किया है, वो सारे आधुनिक नगर की श्रेणी में आते हैं। पहले तो इन्होंने क्या किया, तटीय स्थानों पे, यानी कि जो तटीय क्षेत्र है, जो तटवर्ती क्षेत्र है, जो समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पे जो है शहर को विकसित करना शुरू किया। इसमें सूरत मुख्य रूप से आता है और गोवा मुख्य रूप से आता है, आज भी आप जानते हैं, ठीक है। इनका जो महत्व था वो व्यापारिक महत्व था, यानी कि ये व्यापार करने के लिए, वहां बंदरगाह बनाने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो इनको चुना गया था। बाद में जो है अंग्रेज जो है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों पे भी अपनी धाक जमाते हैं, अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, और फिर इनको भी जो है नए सिरे से शहर के रूप में गठित करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी जो मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये जो भी जो शहर के रूप में उभरे, तो ये आधुनिक नगर के रूप में सामने आए हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने की नींव डाली और उनको विकसित करना, शहर के तौर पे विकसित करना शुरू किया। इसके अलावा अंग्रेजों ने पर्वतीय क्षेत्रों पे विश्राम स्थल बनाए, मतलब अपने अधिकारियों के लिए, अपने बड़े बड़े जो उनके प्रशासक थे उनके लिए जो है पहाड़ी इलाकों पर विश्राम स्थल या ठहरने के लिए या घूमने फिरने के लिए या छुट्टियां मनाने के लिए एक शहर के रूप में, जैसे आप कह सकते हैं ना डलहौजी है या देहरादून है, ये सब जो है अंग्रेजों ने अपने विश्राम स्थल के रूप में, कि वहाँ जो है गर्मियों की छुट्टी में छुट्टियां मनाने जाएंगे हमारे अधिकारी व उनके बच्चे वगैरह जो है ना, तो उस तरह से इनका विकास हुआ था, तो वो भी एक आधुनिक शहर के श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा आधुनिक उद्योग पर आधारित, जैसे कि जमशेदपुर है, ये भी, इसकी नींव भी जो है, इसका विकास भी जो है अंग्रेजों के दौर में हुआ है, तो इसीलिए जमशेदपुर को भी एक आधुनिक नगर कहेंगे हम, क्योंकि वो जो है आधुनिक उद्योग पर आधारित एक शहर बसाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा अगर आप ये तो तीन हो गई श्रेणी जो विकास के आधार पे हम कहते हैं कि भाई जो पहले सबसे पहला है वो प्राचीन नगर, फिर मध्यकालीन युग में जो आए वो मध्यकालीन नगर, और जो अंग्रेजों के ज़माने में आए वो आधुनिक नगर। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारे जो शहर हैं वो उभर कर सामने आए हैं, उनका विकास हुआ है 1947 के बाद, आज़ादी के बाद। तो इसमें से जो मुख्य रूप से जो शहर सामने आते हैं वो दो ही तरह के हैं। एक तो प्रशासनिक केंद्र के रूप में जो उभरे हैं आज़ादी के बाद, जैसे कि चंडीगढ़ है, गांधीनगर है ना, यहाँ पे जो है ये राजधानी के रूप में एक तरह से आप कहेंगे कि काम करते हैं। इसके अलावा औद्योगिक नगर भी बहुत सारे विकसित हुए हैं, जैसे दुर्गापुर है, भिलाई है, इसके अलावा जो है बिहार का बरौनी है, ये सब औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, और ये जो है औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किए गए आज़ादी के बाद। अब एक बात आपको याद रखना है कि ये जो जितने भी प्राचीन या पुराने, जो बहुत समय हो गए हैं, चाहे मध्यकालीन नगर हो या प्राचीन नगर हो, इनके आसपास जो है अपने आप ही धीरे धीरे जो है नए नए शहर उभरने शुरू हो जाते हैं। तो पुराने नगर के चारों तरफ अनुषंगी नगर के रूप में जो है कई सारे नगर विकसित हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे ना कि मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली है, दिल्ली के बगल में आप देखेंगे कि नोएडा आ जाता है, गुड़गांव आ जाता है, इसके अलावा जो है गाजियाबाद आ जाता है, फरीदाबाद आ जाता है। तो ये जो है धीरे धीरे जो है और भी बहुत सारे शहर जो है उसके साथ में उभरने लग जाते हैं, विकसित होने लग जाते हैं किसी एक महत्वपूर्ण नगर के चारों तरफ। तो पुराने नगरों के चारों तरफ अनुषंगी नगर के रूप में नगर विकसित हुए हैं, जैसे कि दिल्ली के चारों तरफ गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा, ये आपको याद रखना है, इन्हें अनुषंगी नगर कहते हैं। अब ये तो हो गया आपका कि भारत में क्या नगर है और उसका विकास कैसे हुआ है, उसको किस श्रेणी के आधार पर हम बांट के देखते हैं, कब कब कौन कौन से नगर उभर कर सामने आए, विकसित हुए। इसके अलावा जो आपको याद रखना वो ये है कि भारत में नगरीकरण की क्या व्यवस्था है, या भारत में कितना नगरीकरण हुआ है। नगरीकरण का मतलब क्या है, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, कि भाई आपकी टोटल जनसंख्या में से, आपके देश में अगर 100 करोड़ लोग रहते हैं तो उस 100 करोड़ लोग में से कितने लोग जो हैं शहरों में रह रहे हैं। अगर मान लीजिए 100
करोड़ में से 30 करोड़ लोग जो हैं शहरों में रह रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि भाई हमारे देश में नगरीकरण की जो व्यवस्था है या नगरीकरण का जो आंकड़ा है, अर्बनाइजेशन का जो आंकड़ा है वो 30% का है, यानी कि हमारे देश की 30% आबादी शहरों में रह रही है। तो नगरीकरण के स्तर को मापने के लिए कुल जनसंख्या में से नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भाग को व्यक्त किया जाता है। 2011 में भारत में नगरीकरण का जो स्तर था वो 31.16% था, यानी कि 2011 के सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत में जो नगरीय आबादी है, नगर में रहने वाले जो लोगों की जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का 31.6% है। ये आपको कहना है। तो भारत में नगरीकरण कितना है? 31.16%। अब ये बात भी हो गई। अब आखिरी जो टॉपिक इसमें रह जाता है, ये आखिरी टॉपिक रहेगा चैप्टर का भी, 2 ही वीडियो बनेगी इस चैप्टर की, पहली वाली तो बना ही दी है आप। ये आखिरी टॉपिक रहेगा कि भारत में जो नगर क्यों बांटे गए हैं, प्रक्रियात्मक वर्गीकरण उनका क्या है। प्रकारात्मक वर्गीकरण का मतलब यह है कि क्रिया के आधार पे काम कैसा करते हैं वहां ज्यादातर लोग, इस आधार पे या कार्य के आधार पे वहां किस प्रकार के कार्य मुख्य रूप से किए जाते हैं, ज्यादातर किए जाते हैं, उस आधार पे शहरों को बांटने की कोशिश की गई है। जैसे कि प्रशासन नगर। अब ये नगर कौन से होंगे? ये ऐसे नगर होंगे जहां पर मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता होगा, जहां कोर्ट होगा, जहां जो है एसडीएम ऑफिस हो, या जहां जो है मुख्य रूप से जो है राज्य का या एक देश का प्रशासन का सारा कार्य संभाला जाता होगा, जहां बहुत सारे ऑफिसेज होंगे सरकारी, जहां बहुत सारे जो है सेक्रेटेरिएट होंगे, जहां बहुत सारे जो है कोर्ट्स हो सकते हैं, जहां बहुत सारे आप कह सकते हैं कि वहां विधानसभा होगी, वहां संसद होगी, वहां राष्ट्रपति भवन होगा। ये सब जो है ना एक तरह से प्रशासन नगर हो जाता है। अब वे शहर जहां उच्चतम क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं उन्हें जो है हम प्रशासन नगर कहते हैं। आप इसमें चंडीगढ़ को जोड़ सकते हैं। अब चंडीगढ़ क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां कितनी मुख्य रूप से प्रशासन का कार्य होता होगा, क्योंकि वो 2 राज्यों की राजधानी है वहां पे। इसके अलावा दिल्ली तो आपको पता ही है देश की राजधानी, और यहाँ तो हर प्रकार का प्रशासन का कार्य होता ही है। तो दिल्ली और चंडीगढ़ को जो हम है प्रशासन नगर के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा औद्योगिक नगर भी होते हैं, वे नगर जहां पर मुख्य रूप से उद्योगों की प्रधानता हो, मुख्य रूप से वहां औद्योगिक कार्य ही किए जाते होंगे, उद्योग ही होंगे, सारे लोग जो वहां होंगे वो उद्योग में लिप्त होंगे, तो उस प्रकार के नगर को हम औद्योगिक नगर कह सकते हैं। सारे का मतलब ये ज्यादा से ज्यादा, यानी कि 100 लोग रहते हैं तो 100 के 100 लोग जो है उद्योग में काम कर रहे हैं। भाई वहां पे दुकान वाले भी तो होंगे, वहां नाई भी तो होगा, है ना, तो वो अपना अलग काम करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से उस शहर में उस शहर की जो पहचान होगी वो एक औद्योगिक नगर के रूप में होगी। जैसे कि जमशेदपुर। अब जमशेदपुर जो है वो औद्योगिक नगर है, क्योंकि वहां मुख्य रूप से जितने भी कार्य किए हैं वो औद्योगिक रूप से किए जाते हैं। इसके अलावा परिवहन नगर होते हैं। परिवहन नगर जहां जो मुख्य रूप से पतन नगर के लिए जाने जाएंगे, जहां आयात और निर्यात का बहुत सारा काम होता होगा, जहां से आपको हर जगह के लिए रेलगाड़ी मिल जाएगी, तो वो जो है आपका परिवहन नगर कहलाएगा। जैसे कि भारत के लिए मुगल सराय, आप मुगल सराय डालिएगा। मुगल सराय के अलावा आप अब तो खैर उस स्टेशन का नाम बदल गया, मुगल सराय के जगह पे उसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है, लेकिन आप उसे देख सकते हैं। मुगल सराय जो है एक परिवहन नगर के रूप में विकसित किया गया है। वाणिज्य नगर होते हैं, कॉमर्स शहर भी होते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड जो वाणिज्य नगर होते हैं ये व्यापार और वाणिज्य के केंद्र होते हैं, जैसे कि कोलकाता और सतना। खनन नगर, खनन मतलब जहां पर माइनिंग बहुत होती होगी, ऐसे नगर जो खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित किए गए हैं, जैसे कि रानीगंज और झरिया, तो खनन नगर है क्योंकि वहां ज्यादातर काम खनन से संबंधित होता है। इसके अलावा गैरिसन नगर है। गैरिसन नगर मतलब छावनी नगर। छावनी नगर मतलब जहां जो कैंट आपने सुना होगा ना, जहां सेनाओं के लिए जो एक अलग ही क्षेत्र बसा दिया जाता है, जहां सेना के लोग रहते हैं, जहां सैनिक टुकड़ी रहती है, वहां सेनाओं की साजो सामग्री रखी होती है। तो ये नगर जो है वो सेना और छावनी नगर के रूप में बनाए जाते हैं। अंबाला इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है, आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ वो एक गैरिसन नगर के रूप में विकसित किया गया है। फिर इसके अलावा धार्मिक नगर भी होते हैं। धार्मिक नगर आपको पता ही है जिनका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि वाराणसी, जैसे कि मथुरा, है ना। कहते मथुरा में तो कहते हैं कि भाई 5000 से ज़्यादा जो है मथुरा और वृंदावन वगैरह में 5000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। इसके अलावा अजमेर जो है, अजमेर शरीफ जो है कहते हैं, वो भी एक धार्मिक नगर है। ये सब अपने धार्मिक महत्व के नगर हैं। इसके अलावा शैक्षिक नगर होते हैं, जहां जो मुख्य रूप से शिक्षा के केंद्र के रूप में जो है वो फेमस होते हैं। कोटा का नाम आपने सुना होगा, जहां बच्चे जाके आईआईटी और नीट की जो है
तैयारी कर रहे होते हैं। तो कोटा भी जो है एक शैक्षिक नगर के रूप में आप कह सकते हैं। इसके अलावा रुड़की आपने सुना होगा, क्योंकि रुड़की में आईआईटी है, तो रुड़की हो गई। अलीगढ़ हो गया, अलीगढ़ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, तो ये जो है शैक्षिक नगर के रूप में होते हैं। इसके अलावा पर्यटन नगर भी होते हैं, जो पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। मसूरी आप जानते हैं, जोधपुर राजस्थान का आप जानते हैं, ये सब पर्यटन के महत्व के क्षेत्र हैं। आप मनाली को पर्यटन नगर कह सकते हैं। मनाली क्या है? पर्यटन नगर है। अगर शिमला क्या है? पर्यटन नगर है। तो ये पर्यटन नगर क्या है। अच्छा, कुछ शहर, अब मेरा मानना है, देखिए कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनमें आपको ये सारी ही चीज मिल जाएगी, जैसे दिल्ली। अब दिल्ली से आप कहीं के लिए भी ट्रेन पकड़ सकते हैं, दिल्ली के लिए आप कहीं से भी जो है एयरपोर्ट आपको दिल्ली में मिल जाएंगे। 3 एयरपोर्ट हैं दिल्ली के अंदर। आपको वहाँ के लिए जो है दुनिया भर के लिए जो है एयरप्लेन मिल जाएगी, फ्लाइट की सर्विसेज मिल जाएगी। आपको दिल्ली में हर जगह के लिए ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी, हर जगह के लिए आपको बसेस की सुविधा मिल जाएगी, आपको दिल्ली में मेट्रो भी मिलेगा। तो दिल्ली तो भाई परिवहन नगर भी हुआ। दिल्ली में कॉमर्स का कार्य भी होता है, तो वो एक वाणिज्य नगर भी हुआ। कि दिल्ली में जो है आपको प्रशासन का कार्य है, तो वो प्रशासनिक नगर भी हुआ। दिल्ली में जो है दिल्ली में भी कैंट है, तो आपको पता चलेगा कि वो एक गैरिसन नगर भी है। दिल्ली का जो है शैक्षिक महत्व भी है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। दिल्ली में आईआईटी है, दिल्ली में जीएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया है, तो बहुत सारे तो यहाँ पे शैक्षिक संस्थान भी हैं। तो दिल्ली एक शैक्षिक नगर भी हुआ। तो बहुत सारे नगर, जरूरी नहीं कि एक ही वर्ग में आप बांट दें किसी शहर को। एक शहर के अंदर बहुत सारी खूबियां होती है। तो ये आपका एनसीईआरटी की चैप्टर से पूरा सिलेबस हो गया है, और लगभग आपको 2 वीडियो में ही पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नोट भी इसमें मिल जाएंगे। अब वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।